हेलो साथियों, इस चैप्टर में हम आपको स्नातक स्तरीय हिंदी का चैप्टर 1 भाषा का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम लाए हैं। सबसे पहले हम परीक्षा कॉर्नर से संबंधित वन लाइनर सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद MCQ जिसमें 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर रहेगा उसको हम पढ़ेंगे। तो कृपया शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा। भाषा है सो ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व हैं। कौन कौन तत्व हैं? ध्वनि, पद या शब्द, वाक्य और अर्थ। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व हैं: ध्वनि, शब्द या पद, वाक्य और अर्थ। भाषा है तो अर्जित संपत्ति। भाषा कैसा है? तो भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा के 3 रूप क्या होते हैं? तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 रूप हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिखकर। लिखित भाषा में लिखकर विचारों को व्यक्त करते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश। अपभ्रंश है तो हिंदी को विकास करने वाली भाषा है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? सोस्यूर। सोस्यूर आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक है सोस्यूर। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय ने। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया। भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? त्रुटि। भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? तो त्रुटि। कौन सी हिंदी का उपभाषा नहीं है? तो मराठी। मराठी है सो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की भाषा मराठी है। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? तो अरबी फारसी। अरबी फारसी। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? तो अरबी फारसी। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? तीसरा। तीसरा स्थान है हिंदी का। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा कौन सा स्थान है? तो तीसरा। विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है? उच्चारण की सुविधा। प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोला जाता है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो 5। कौन कौन है? तो पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी और बिहारी। ठीक है, तो हिंदी भाषा की कितनी मुख्यतः बोलियां हैं? तो 5 हैं। तो पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी इसमें खड़ी बोली ब्रज भाषा आता है। राजस्थानी है। ठीक है, इसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी आता है। पहाड़ी में गढ़वाली और कुमाऊनी आता है। और यहाँ पर देखिए पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है। जबकि बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली आता है। तो हिंदी भाषा की कितनी मुख्यतः बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं। कौन कौन? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। इस प्रकार से 5 बोलियां हैं। फिर है गोयल, भयल आदि किस बोली की किस तरह की क्रिया है? तो भोजपुरी भूतकालिक। गोयल, भैल यह सब भोजपुरी भूतकालिक है। आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? तो लहंदा पंजाबी। लहंदा पंजाबी पैशाची बोली से संबंधित है। तो हम लोग जानेंगे कि इसमें अपभ्रंश और उपभाषाएं भी है। जैसे शॉर्टसैनिक के अंतर्गत है जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती आता है। उसी प्रकार पैशाची में लहंदा पंजाबी आता है।
ठीक है। तो ब्राह्मण में सिंधी आता है, महाराष्ट्र में मराठी, मागधी के अंतर्गत आएगा बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, जबकि अर्ध मागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आता है। फिर हम जानेंगे सिंधी भाषा का संबंध किससे है, तो ब्राह्मण से। सिंधी भाषा का संबंध किससे है, ब्राह्मण से। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं, संस्कृत। संस्कृत, हिंदी में अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय। हिंदी किस परिवार की भाषा है, भारोपीय। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है, मुंडा। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा मुंडा। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या है, तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है। तो इसमें 3 भागों में बांटा गया है भारतीय आर्य को। जैसे प्राचीन में है ये सब 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, जबकि ऐसे मध्यकालीन है सो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक है सो 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है। तो भारतीय आर्य भाषा 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन है सो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन है सो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, जबकि आधुनिक है सो 1000 से अब तक है सो। इस प्रकार से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो है द्रविड़ भाषा परिवार से। किस भाषा परिवार से है, द्रविड़ भाषा परिवार से। हम जानेंगे कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं। तो समझ में आया। पहला है भारोपीय। ठीक है, भारोपीय। इसके अंतर्गत आता है हिंदी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी। दूसरा में आता है द्रविड़। द्रविड़, द्रविड़ के अंतर्गत आता है तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल। जबकि ऐसा तीसरा है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक, इसके अंतर्गत मुंडा आता है। और चौथा है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती। ठीक है, इसके अंतर्गत चीनी भाषा आता है। तो इस प्रकार से भारत में 4 भाषा परिवार है। पहला भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती। ठीक है। अब आते हैं आगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था, तो अपभ्रंश था। ठीक है। तो अपभ्रंश था। हिंदी से पहले अपभ्रंश आया। जैसे सबसे पहले है संस्कृत आया, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी आया। ठीक है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था, तो अपभ्रंश था। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, तो खड़ी बोली से। ठीक है। तो खड़ी बोली, इसे कौरवी भाषा भी बोलते हैं। इसका नामांकन राहुल सांकृत्यायन ने किए हैं। ठीक है। खड़ी बोली का नामांकन कौन किए हैं, तो राहुल सांकृत्यायन। इसके बाद है सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की, तो ब्रज भाषा ने। ठीक है। तो सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है। इसके बाद आते हैं राघंडी बोली कहाँ बोली जाती है, तो हरियाणा में। हरियाणा में राघंडी बोली बोली जाती है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से ऐसो मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का विकास की अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी से। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो सौरसेनी से। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक अपभ्रंश से हुई है, तो मागधी से। ठीक है। तो मागधी से भोजपुरी आया है। अर्ध मागधी से
अवधी बघली और छत्तीसगढ़ी आया है, जबकि सौरसेनी से हिंदी आया है। ब्रज, ठीक है, आगे मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वह है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा बोली जाती है कहाँ कहाँ? तो मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज हिंदी भाषा की किस भाषा के अंतर्गत है? तो पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है सो आता है ब्रज भाषा और कौरवी भाषा। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। कौन कौन? कौरवी, हरियाणी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौरवी, हरियाणी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये आते हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ, ठीक है। आगे खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो वह है पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली और ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आगे है झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली जाती है? तो वह है बुंदेली। बुंदेली, झांसी, जालौन, हमीरपुर में बुंदेली बोली जाती है। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्ष्या। ईर्खा, ईर्ष्या। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? जोरदार। औचट का मतलब होता है जोरदार। खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधार शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधार शर्मा गुलेरी ने हिंदी को अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है। आगे चलिए, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो अवहट। अवहट है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अवहट कहलाता है। सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? राजस्थानी। राजस्थानी आया। सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी आया है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है संक्रांति काल। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है संक्रांति काल। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सबसे पहले खड़ी बोली में रचना किए हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। इसके बाद आता है कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? भारत मित्र को। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? भारत मित्र को। नागरिक प्रचारिणी सभा का स्थापना हुआ 1893 में। नागरिक प्रचारिणी सभा का स्थापना कब हुआ? तो वह 1800 ईस्वी में। कब? तो 1800 ईस्वी में। इसके संस्थापक हैं शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास और राम नारायण मिश्र, ठीक है। तो नागरिक प्रचारिणी सभा का स्थापना हुआ 1893 में। इसके संस्थापक हैं शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र। इसके बाद आता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है। आगे है महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? तो वह 1903 में। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो वह गोपाल स्वामी अयंगर ने। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गोपाल स्वामी अयंगर ने। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली है।
इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया है। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 8वां अनुसूची में। ठीक है, तो 8वां अनुसूची में शामिल किया गया। अगर भाग कहेगा तो 17वां भाग और अनुच्छेद 343। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे अनुसूची 8 भाग 17 अनुच्छेद 343। ठीक है, इसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो 343। ठीक है, 343 तो 343 अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी कहा गया है। यहाँ देख सकते हैं कि राजभाषा है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता, 1800 ईस्वी में। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई है 1800 ईस्वी में। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान में राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, राजस्थान में राजस्थानी को किसने कहा? तो यह ग्रियर्सन ने। तथा बिहारी को राजस्थानी भाषा तथा बिहारी भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा और बिहारी भाषा का प्रयोग किए हैं। इसके बाद आता है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, राजस्थानी के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? तो पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी में आता है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, राजस्थानी पश्चिमी राजस्थान में। जबकि पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं हाड़ी, हड़ौती। और पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं हाड़ी, हड़ौती। पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है पिंगल। पिंगल है तो पूर्वी राजस्थानी के साहित्यिक रूप है पिंगल। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है मेवाती। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है मेवाती। लाल दासी एवं चारणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो मेवाती में। लाल दासी एवं चारणदासी संप्रदायों का साहित्य मेवाती में रचा गया है। कवि सूर्यमल मिश्र की रचनाएं किस भाषा में है? हड़ौती में। कवि सूर्यमल मिश्र की रचनाएं किस भाषा में है? हड़ौती में। चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? डिंगल। चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? डिंगल। मेवाती, हड़ौती एवं ढूंढारी का मिश्रित रूप है खैराड़ी। मेवाती, हड़ौती व ढूंढारी का मिश्रित रूप है खैराड़ी। डिंगल क्या है? एक साहित्यिक शैली। डिंगल क्या है? एक साहित्यिक शैली। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की ओर आते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो भाषा कहलाता है। भाषा कहलाता है। भाषा के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। भाषा है अर्जित संपत्ति। भाषा है अर्जित संपत्ति। भाषा के 3 रूप क्या होते हैं? तो वह है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिखकर। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? सोस्यूर। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय ने। भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? त्रुटि। हिंदी कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी, क्योंकि मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, जबकि हिंदी की उपभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। इसके बाद है सही विकल्प को चुनिए। भाषा अस्थायी होती है मौखिक। मौखिक भाषा अस्थायी होती है। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की कौन सी भाषा थी? अरबी, फारसी। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का क्या अर्थ है? तो उच्चारण की सुविधा। प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोला जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में हिंदी भाषा बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, तो वह 5। ठीक है, तो हिंदी भाषा की 5 बोलियां हैं जिसके अंतर्गत आएगा कौरवी, हरियाणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौज। इसके बाद आता है 17वां प्रश्न में गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रिया है, तो भोजपुरी भूतकालिक। आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश की बैसाची बोली से है, पंजाबी। हिंदी भाषा का संबंध किससे है, ब्राचर से। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं, संस्कृत से। हिंदी किस परिवार की भाषा है, भारोपीय। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है, मुंडा। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार। निम्न में कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, पंजाबी। ठीक है, पंजाबी नहीं है, प्राचीन नहीं है, पंजाबी ऐसे आधुनिक है। ठीक है, आधुनिक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में द्रविड़ भाषा परिवार कौन सी है, तो कन्नड़। कन्नड़ है सो द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या है, तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, तो भारतीय आर्य भाषा काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन। ठीक है, तो प्राचीन के अंतर्गत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसके बाद आता है मध्यकालीन, इसमें 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसके बाद आता है आधुनिक, इसमें 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। अगला देखिए प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो वह द्रविड़ भाषा परिवार से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था, अपभ्रंश भाषा। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, खड़ी बोली से। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की, ब्रज भाषा में। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है, वह बांगर। तो मध्य प्रदेश की बोलियां कौन कौन सी है, तो वह बुंदेली, मालवी और निमाड़ी। राघंडी बोली कौन सी बोली जाती है, तो हरियाणा। हरियाणा में राघंडी बोली बोली जाती है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, सौरसेनी से। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, सौरसेनी से। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी से। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, वह ब्रज भाषा। ब्रज हिंदी भाषा की किस भाषा के अंतर्गत है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 5। ठीक है, तो कौन कौन सी है, इसके अंतर्गत आता है कौरवी, हरियाणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौज। ठीक है, एक और प्रश्न है, दक्षिणी भाषा को हिंदवी बोला जाता है। ठीक है, हिंदवी यानी दक्षिणी भाषा। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। धपत गायन का संबंध किस भाषा से है, ब्रज भाषा से। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो वह है सरगुजा। जबकि ब्रज भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा मथुरा, धौलपुर और आगरा। ब्रज भाषा के क्षेत्र में आएगा मथुरा, धौलपुर, आगरा। अगला प्रश्न देखिए, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, बुंदेली। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, ईर्ष्या। अवचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, जोरदार। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है, जबान ए हिंद।
खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। ठीक है, अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के उद्भव का सही क्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। ठीक है, तो सबसे पहले आता है संस्कृत। संस्कृत ये है सो आदि भाषा है। उसके बाद पाली आता है। पाली भाषा में बुद्ध का उपदेश है। ठीक है, प्रथम देश भाषा पाली हो गया। प्राकृत, प्राकृत में महावीर स्वामी का उपदेश है। इसके बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश में वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय का शिलालेख मिलेगा। इसके बाद अवहट, उसके बाद हिंदी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधार शर्मा गुलेरी ने। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? राजस्थानी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है संक्रांति काल। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? पैशाची से। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी से। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती आते हैं। जबकि है पैशाची, पैशाची के अंतर्गत आएगा लहंदा पंजाबी। उसके बाद आता है ब्राचड़। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी आएगा। इसके बाद है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी आएगा। इसके बाद है मागधी। मागधी के अंतर्गत बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया आएगा। इसके बाद है अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आएगा। इस प्रकार से अपभ्रंश के 6 अपभ्रंश 6 हैं। ठीक है, अपभ्रंश कितने हैं? 6 हैं। पहला है सौरसेनी। सौरसेनी के अंतर्गत आएगा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। दूसरा है पैशाची। पैशाची के अंतर्गत लहंदा और पंजाबी आएगा। तीसरा है ब्राचड़। ब्राचड़ के अंतर्गत सिंधी आएगा। फिर है चौथा है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी आएगा। पांचवा है मागधी। मागधी के अंतर्गत बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया आएगा। छठा है अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है ब्राचड़ अपभ्रंश से। अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी से। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? भारत मित्र। नागरिक प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष है 1893। इसके अंतर्गत आएगा शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास और राम नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देखिए, नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो है शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास और राम नारायण मिश्र। ये सब 1893 में इसका स्थापना हुआ है। नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है, जबकि है बाबू श्याम सुंदर दास जी, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र। ये सभी नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 ईस्वी। कहाँ हुई? कोलकाता में। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? वर्ष 1903 में। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। इसी दिन हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिला 14 सितंबर 1949 को।
भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो है राजा राम मोहन राय ने। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 8वां अनुसूची में। किस अनुसूची में? 8वां अनुसूची में। और यदि भाग कहेगा तो 17वां भाग, और अनुच्छेद कहेगा तो 343 अनुच्छेद। ठीक है, तो अनुसूची 8, 17 भाग और अनुच्छेद 343 में भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8वां में रखा गया है। फिर है आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो वह अनुच्छेद 343 है। तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 8 भाग 17 और अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी रखा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको संविधान की 8वें अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ब्रज भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि है डोगरी, मैथिली, असमिया भाषा को शामिल किया गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में 1800 ईस्वी में। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं हाड़ी, हड़ौती। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है पिंगल। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है मेवाती। लाल दासी और चारण दासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया? तो मेवाती। अगला प्रश्न है, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? तो वह हड़ौती। चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? डिंगल। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के युग से कौन सी भाषा बना? तो पिंगल। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है पिंगल, ये याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मेवाती, हड़ौती व ढूंढारी का मिश्रित रूप है खैराड़ी। अगला प्रश्न है, डिंगल क्या है? तो एक साहित्यिक शैली है। और डिंगल बोली का नामांकन किसने किया है? तो बांकी दास ने। किसने? बांकी दास ने। अब हम महत्वपूर्ण पॉइंट को हम जान लेते हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरणकर्ता निम्नलिखित हैं। ठीक है, इस तरफ बोली और इस तरफ नामांकरणकर्ता लिखा गया है। कौरवी बोली का नामकरण करता है राहुल सांकृत्यायन। ब्रजबुली बोली का है ईश्वर चंद्र गुप्त। राजस्थानी भाषा ग्रियर्सन, डिंगल, बांकीदास, बिहारी ग्रियर्सन, भोजपुरी रेमंड, मैथिली कोलब्रू। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं कि हिंदी की बोलियाँ। ठीक है, तो हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सा है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, अपभ्रंश कौन कौन सा है? तो सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी के बारे में ये सभी ऐसे हिंदी हैं। ठीक है, तो सौरसेनी के अंतर्गत आता है 3 उपभाषाएं। कौन कौन? तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी आकार बहुल में कौरवी, हरियाणवी या बांगरू और दक्षिणी हिंदी भी आता है, जबकि पश्चिमी हिंदी ओकार बहुल में ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आता है। जबकि सौरसेनी अपभ्रंश के राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढारी, मेवाती और मालवी आता है। वहीं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी उपभाषा है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जबकि मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आएगा बिहारी हिंदी, इसमें है भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब हम अपभ्रंश के प्रकार और उपभाषाएं हम जानेंगे। ठीक है, तो अपभ्रंश एक तरफ है और दूसरी तरफ है आधुनिक भाषा तथा उपभाषाएं। तो हम जान लेते हैं कि अपभ्रंश के कितने हैं। तो अपभ्रंश 6 हैं। कौन कौन? सौरसेनी, पैसाची, ब्राचर, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। तो अपभ्रंश 6 हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती।
पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आएगा लहंदा पंजाबी, जबकि ब्राह्मण हिंदी के अंतर्गत आएगा सिंधी। महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी आएगा, जबकि मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया आते हैं। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आते हैं। ये है अपभ्रंश। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियों ताजुबेकी तथा नेमाड़ी को भी स्वीकार किया है। ये याद कर लेंगे। फिर है नीचे कि हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां और उपबोलियां हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन दिमाग में एक बार रख लेना है। तो एक तरफ है बोली, दूसरी तरफ है अन्य नाम और तीसरी तरफ है उपबोलियां। तो हरियाणी का अन्य नाम है बांगरू देशवाली और हरियाणी की उपबोली है जाटू चमरवा। ठीक है, तो हरियाणी बोली का अन्य नाम है बांगरू देशवाली। ठीक है, देशवाली। और उपबोलियां के अंतर्गत आता है जाटू चमरवा। ब्रज भाषा बोली के अंतर्गत अंतर्वेदी आता है, जिसमें भूक्सा, जादोवाटी, डांगी आते हैं। बुंदेली अप बोलियाँ, ठीक है, बुंदेली के अंतर्गत बुंदेलखंडी आएंगे, जिसमें पावरी, बनाफरी, लोधांती, निभट्ठा आएगा। जबकि अवधी बोलियों के अंतर्गत कोसली, बैसवाड़ी और इसके अंतर्गत उप बोलियाँ हैं जोलहा, गहोरा, जूड़ा। ठीक है, कौरवी बोली में खड़ी बोली आता है। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम है खालटाही लरिया। बघेली का अन्य नाम है रिवाड़ी और इसका उप बोलियाँ है निबट्टा। डिंगल की अन्य नाम है भाट भाषा। पिंगल का अन्य नाम है नाग भाषा। ठीक है, तो एक बार इसे जरूर ऐसे याद कर सकते हैं या दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और पॉइंट है, भारत में 4 भाषा परिवार है। कौन कौन? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। भारोपीय के अंतर्गत आता है हिंदी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी। जबकि द्रविड़ के अंतर्गत आएगा कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु। इसके बाद है ऑस्ट्रिक के अंतर्गत आएगा मुंडा। चीनी तिब्बती के अंतर्गत आता है चीनी भाषा। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और ये ध्यान में रखना है कि भारत में 73% भारोपीय परिवार की भाषा हिंदी आदि बोलते हैं। ठीक है, 73% भारोपीय परिवार के हैं और 25% द्रविड़ भाषा और ऑस्ट्रिक भाषा 1.3%। ठीक है, तो इसे आप याद कर सकते हैं। एक और याद कर सकते हैं कि भारतीय आर्य भाषा काल आप याद कर सकते हैं, जिसमें 3 है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, तो प्राचीन के अंतर्गत आता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य में 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक आता है। इसके अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य काल 1000 ईस्वी से आते हैं। इसके अंतर्गत आता है हिंदी एवं हिंदी से इतर भाषाएं जैसे बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी। इस प्रकार से चैप्टर 1 भाषा का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।